हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन का जो स्टैंडर्ड्स हैं यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड्स 10500 2012 में जो रिलीज़ हुए थे इसको आज हम देखेंगे। तो ये सेकंड रिवीजन है ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन का। फर्स्ट रिवीजन पहले हुआ था, तो देखते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जो इंडियन स्टैंडर्ड है, जो सेकेंड रिवीजन है, इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अडॉप्ट किया था जब ड्रिंकिंग वाटर सेक्शनल कमेटी के द्वारा जो बनाया गया ड्राफ्ट था वो फूड एंड एग्रीकल्चर डिवीज़न काउंसिल ने अप्रूव कर दिया था। तब ये सेकेंड डिवीज़न अडॉप्ट किया गया। इसको ओरिजिनली 1983 में पब्लिश किया गया था। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक के कोलैबोरेशन से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई और ये 1975 में ये रिपोर्ट आई थी। और इसमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई से रिलेटेड कुछ डेटा दिए गए थे, कुछ फैक्ट्स दिए गए थे जिसने जो यूनाइटेड नेशंस को ये प्रेरित किया कि इंटरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और सैनिटेशन डिकेड मनाया जाए, जिसको बिगिन किया गया 1981 में। साथ ही साथ जो इंडिया का 6th 5-year प्लान था, इसमें स्पेशल प्रोविज़न रखे गए जिससे कि सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो मासेस तक पहुंच सके। इसीलिए ये स्टैंडर्ड जो है वो फॉर्मुलेट किया गया था। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि वाटर रिसोर्सेज की क्वालिटी को असेस करना और वाटर ट्रीटमेंट और सप्लाई जो हो रहे हैं उसकी इफ़ेक्टिवनेस को चेक करना। पहला रिवीजन जब हुआ था तो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन इसको इंक्लूड करने के लिए रिवीजन किया गया था और इसके बाद नई नई टेक्निक्स भी इसमें ऐड की गई थी। और अल्कलैनिटी, एल्यूमिनियम और बोरॉन, ये 3 जो पैरामीटर्स हैं इनके लिए एक्स्ट्रा मतलब इसमें ऐड किया गया था, इनकॉर्पोरेट किया गया था। फिर डिज़ोल्व सॉलिड, नाइट्रेट और पेस्टिसाइड्स के जो परमिसिबल लिमिट है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की गई थी। उसके बाद 11th 5-year प्लान डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया आया। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डेटास थे जो जिसने शो किया कि वाटर क्वालिटी से क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहा है हमारे इंडिया में। कई सारे हैबिटेशंस ऐसे हैं जो कि इससे जूझ रहे हैं, जहाँ पे कई जगह पे एक्सेस आयरन पाया जा रहा है पानी में, कहीं पे फ्लोराइड, सैलिनिटी, नाइट्रेट। तो इन सब को देखते हुए जो ये 11th 5-year प्लान डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया था, इसने रिकॉग्नाइज़ किया कि जो वाटर क्वालिटी का जो इशू है ये एक मेजर चैलेंज है। और इसने ये चीज़ एम्फसाइज़ की कि वाटर क्वालिटी प्रॉब्लम को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद से ही फिर ये सेकेंड रिवीजन आया था। इस सेकेंड रिवीजन में अपग्रेड करने की कोशिश की गई द स्टैंडर्ड एंड अलाइन विद द इंटरनेशनली अवेलेबल स्पेसिफिकेशंस ऑन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, अपग्रेड किया गया स्टैंडर्ड को और ये कोशिश की गई कि जो इंटरनेशनली अवेलेबल जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके साथ अलाइन किया जा सके हमारे स्टैंडर्ड्स को। तो कौन कौन सी इंटरनेशनल चीज़ों को हमने ध्यान में रखा था? EU के डायरेक्टिव्स जो थे क्वालिटी ऑफ वाटर से रिलेटेड, उनको हमने इंक्लूड किया। USEPA के स्टैंडर्ड को हमने इंक्लूड किया। WHO की गाइडलाइंस जो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी की आती हैं, 3rd एडिशन जो है 2008 वाली, उसको भी इंक्लूड किया गया। और मैनुअल ऑन वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट 3rd एडिशन जो था मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट न्यू दिल्ली, इसको इंक्लूड किया गया। अब ये जो स्टैंडर्ड है ये स्पेसिफाई करता है हर एक पोल्यूटेंट के लिए एक एक्सेप्टेबल लिमिट और एक परमिसिबल लिमिट। अब इन दोनों में अंतर क्या है? जो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है, यहाँ तक जो वाटर है वो एक्सेप्टेबल माना जाएगा। अगर किसी कंटामिनेंट की एक्सेप्टेबल लिमिट से ऊपर जाती है वैल्यू, तो वाटर को सूटेबल नहीं माना जाएगा। लेकिन ऐसी वैल्यू टॉलरेट की जाएगी अगर कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर उस पानी से या उस सोर्स से बेहतर सोर्स कोई अवेलेबल है तो हम उस पानी को नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन ऐसी जगहों पे जहाँ पे कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं है तो वहाँ पर हम एक्सेप्टेबल लिमिट्स के ऊपर भी हम टॉलरेट कर सकते हैं। और कहाँ तक टॉलरेट कर सकते हैं? परमिसिबल लिमिट तक। तो परमिसिबल मैक्सिमम है जिसके बाद फिर हम टॉलरेट नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे तो एक्सेप्टेबल हमें मीट करना है, लेकिन बाय द वे अगर ऑल्टरनेट सोर्स नहीं है तो परमिसिबल लिमिट तक हम कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे नहीं। उसके आगे सोर्सेज को रिजेक्ट ही करना पड़ेगा हमें। अब ये जो रिवीजन हुआ था इसमें अमोनिया, क्लोरामीन, बेरियम, पॉलीबेंडम, सिल्वर सल्फाइड, निकल, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल और ट्राईहैलोमिथेन्स, इन सबको इनकॉर्पोरेट किया गया पहली बार के लिए। साथ ही साथ कलर, टर्बिडिटी, टोटल हार्डनेस, फ्री रेसिजुअल क्लोरीन, आयरन, मैग्नीशियम, मिनरल ऑयल, बोरॉन, कैडमियम, टोटल आर्सेनिक, लेड, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, पेस्टिसाइड
और बैक्टीरियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट जो थी उनको मॉडिफाई किया गया। अब इस रिवीजन में क्या किया गया, वायरोलॉजिकल एग्जामिनेशन का जो रिक्वायरमेंट और टेस्ट है उसको भी इंक्लूड किया गया। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर, इसके लिए क्या लेते हैं, वाटर इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग पर्पसेस फ्रॉम एनी सोर्स। ठीक है, ऐसा पानी जिसको हम ड्रिंकिंग और कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सोर्स से हो, ये इसमें इंक्लूड होता है वाटर, चाहे वो ट्रीटेड हो चाहे अनट्रीटेड हो, और किसी भी मीन से सप्लाई किया जा रहा हो जिससे ह्यूमन कंज्यूम कर सके, इसको ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं। उसके बाद हम सब अब स्टैंडर्ड्स पे आ जाते हैं फाइनली। तो टेबल 1 में हमारे ऑर्गेनोलेप्टिक और फिजिकल पैरामीटर्स दिए हुए हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है, कलर, ओडर, पीएच वैल्यू, टेस्ट, टर्बिडिटी और टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। कलर देख लेते हैं, कलर को हम हेजन यूनिट्स में मेजर करते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सेप्टेबल लिमिट यानी कि 5 है, 5 हेजन यूनिट, और परमिसिबल लिमिट इन दी एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स है हमारा 15। इसका जो टेस्ट करने का मेथड है ये पार्ट 4 में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, उसके बाद ओडर अग्रीएबल होना चाहिए, इसमें परमिसिबल लिमिट भी अग्रीएबल होना चाहिए। पीएच वैल्यू 6.5 से 8.5 एक्सेप्टेबल लिमिट है, और इसके आगे हम एक्सटेंड ही नहीं कर सकते, इसीलिए परमिसिबल लिमिट इसकी नहीं है, क्योंकि पीएच वैल्यू बहुत स्ट्रिक्ट होती है, इसके आगे अगर हम करेंगे तो ह्यूमन को हार्म कर सकती है, तो इसकी सिर्फ एक्सेप्टेबल लिमिट है। टेस्ट भी हमारा अग्रीएबल होना चाहिए। टर्बिडिटी को हम एनटीयू की यूनिट्स में मेजर करते हैं, तो एक्सेप्टेबल होती है 1 और परमिसिबल 5। टोटल डिजॉल्व सॉलिड हमारी एक्सेप्टेबल होती है 500 मिलीग्राम पर लीटर और परमिसिबल होती है 2000 मिलीग्राम पर लीटर। यहाँ पे भी देखिए यही लिखा है, इट इज़ रिकमेंडेड दैट द एक्सेप्टेबल लिमिट इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। वैल्यूज इन एक्सेस ऑफ दोज मेंशन्ड अंडर एक्सेप्टेबल render the water not suitable but still may be tolerated in the absence of alternative source, but up to the limits indicated under permissible limit in the absence of alternate source, above which the source will have to be rejected। वही बात है कि अगर हमें जो है एक्सेप्टेबल लिमिट पर ही इम्प्लीमेंट करना है हमें उसको, लेकिन अगर एक्सेप्टेबल लिमिट से ऊपर जाता है तो उस केस में हम टॉलरेट करेंगे जहाँ पर कि कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स हमारे पास है नहीं, और वो भी उस लिमिट तक करेंगे जो कि हमारी परमिसिबल लिमिट के अंदर आती है। अगर परमिसिबल लिमिट से भी ऊपर चला गया वैल्यू तो नहीं हम एक्सेप्ट कर सकते, फिर उस सोर्स को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पैरामीटर्स आ जाते हैं, जनरल पैरामीटर्स कंसर्निंग सब्सटेंसेस अनडिज़ायरेबल इन एक्सेसिव अमाउंट। ऐसे पैरामीटर जो जनरली पाए जाते हैं लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में अनडिज़ायरेबल होते हैं। एल्यूमिनियम देख लीजिए 0.03 और 0.2 परमिसिबल हो गया। अमोनिया, अब इसकी यूनिट भी देखते रहिएगा, मिलीग्राम पर लीटर थी, यहाँ भी मिलीग्राम पर लीटर है। एक्सेप्टेबल है इसकी 0.5 और अपर लिमिट है ही नहीं। जिनकी अपर लिमिट नहीं है उनको अच्छे से देख लीजिएगा, ये अमोनिया हो गया, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, सिर्फ एक्सेप्टेबल लिमिट है 0.5। एनायनिक डिटर्जेंट 0.2 और 1.0। बेरियम 0.7 और इसकी भी कोई परमिसिबल लिमिट नहीं है। बोरॉन 0.5 और 1। कैल्शियम हमारा 75 और 200। यूनिट्स यहाँ पे लिखी है, आप देख सकते हैं। क्लोरामीन्स की एक्सेप्टेबल है 4 और इसमें कोई परमिसिबल लिमिट नहीं है, यानी कि यही है 4 जिसको हमें अडेयर करके चलना है। क्लोराइड जो होते हैं उसकी 250 है और परमिसिबल है 1000। क्लोराइड इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉपर हमारा 0.05 और परमिसिबल है 1.5। फ्लोराइड जो है एक्सेप्टेबल है 1 और परमिसिबल है 1.5। फ्री रेसिडुअल क्लोरीन जो है 0.2 और 1। आयरन की बात करें तो 0.3 और इसमें भी नो रिलैक्सेशन है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। आयरन 0.3। मैग्नीशियम की 30 है और परमिसिबल है 100। मैंगनीज की 0.1 है और परमिसिबल है 0.3। मिनरल ऑयल 0.5 ही हो सकता है, इसमें कोई परमिसिबल लिमिट नहीं है। नाइट्रेट में भी सेम 45 हो सकता है और परमिसिबल लिमिट नहीं है। फेनोलिक कंपाउंड्स आ जाते हैं 0.001 और 0.002। सेलेनियम 0.01 और इसमें भी रिलैक्सेशन नहीं है। सिल्वर में 0.1 रिलैक्सेशन नहीं है। सल्फेट 200 और 400 हो सकता है। सल्फाइड हमारा 0.05 और इसमें भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। टोटल एल्कलिनिटी जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में मेजर करते हैं वो 200 और 600 हो सकती है। और टोटल हार्डनेस
जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट से मेजर करते हैं 200 600 सेम, टोटल एल्कलिनिटी और हार्डनेस सेम है 200 600। जिंक 5 और 15, और ये हमें समझना होगा 5 क्या है एक्सेप्टेबल, 15 क्या है परमिसिबल। तो मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ बट ये अंडरस्टूड होना चाहिए। तो ये हमारे थे जनरल पैरामीटर्स कंसर्निंग सब्सटेंसेस अनडिजायरेबल इन एक्सेसिव अमाउंट। तो कुछ कुछ इसमें से इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एल्यूमिनियम, अमोनिया, फिर हो गया हमारा क्लोराइड, फ्लोराइड, फिर आयरन, मैग्नीशियम, नाइट्रेट, सल्फेट, सिल्वर, उसके बाद एल्कलिनिटी, हार्डनेस। तो ये जो थे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी हमें देखना सब कुछ है। फिर उसके बाद हमारे पैरामीटर्स आ जाते हैं कंसर्निंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस। कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको देख लेते हैं। कैडमियम है, इसकी एक्सेप्टेबल होना चाहिए 0.003। अब देख लीजिए इसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ज़्यादातर में परमिसिबल लिमिट नहीं है क्योंकि ये टॉक्सिक हैं, सिर्फ एक में है टोटल आर्सेनिक में, जिसकी एक्सेप्टेबल है 0.01 और परमिसिबल है 0.05। तो इसको याद रखना हमारे लिए इजी रहेगा कि टॉक्सिक जो हमने पढ़े थे उसमें से सिर्फ एक है जिसमें परमिसिबल लिमिट प्रेजेंट है, किसके लिए, आर्सेनिक के लिए 0.01 और 0.05, बाकी सब में परमिसिबल नहीं है, सिर्फ एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ हम कैडमियम का हमने देखा था, फिर साइनाइड का 0.05, लेड का 0.01, मरकरी का 0.001, मॉलीबेंडम का 0.07, निकल का 0.02, पेस्टिसाइड्स के लिए टेबल 5 देखना पड़ेगा, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स का 0.0005, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का 0.0001, आर्सेनिक का देख चुके हम। टोटल क्रोमियम का हो गया 0.05, ट्राई हेलोमीथेन्स में हमारे सबसे पहले ब्रोमोफॉर्म आ जाता है 0.1, डाई ब्रोमोक्लोरोमीथेन 0.1, ब्रोमो डाई क्लोरोमीथेन 0.06 और क्लोरोफॉर्म 0.2। उसके बाद हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से रिलेटेड आ जाता है पैरामीटर। अल्फा एमिटर्स जो हैं वो 0.1 हो सकते हैं बैक्वारल पर लीटर में, यूनिट देखते चलेंगे, और बीटा एमिटर्स हमारे हो सकते हैं 1। उसके बाद कुछ पेस्टिसाइड्स रेसिड्यूज लिमिट हैं और उनके टेस्ट के मेथड दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे इसमें आ जाते हैं हमारे एलाक्लोर, एल्ट्राजीन, एल्ड्रिन, डाईएल्ड्रिन अल्फा, बीटा HCH, ब्यूटाक्लोर, क्लोरोपाइरीफॉस, डेल्टा HCH, 2,4 डाईक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, DDT, एंडोसल्फान, इथियोन, गामा, आइसोप्रोट्यूरॉन, मेलाथायोन, मिथाइल पैराथायोन और मोनोक्रोटोफोस और फोरेट। तो इन सब की लिमिट्स ये है, आप एक बार देख सकते हैं, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी। फिर हमारा बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आ जाता है, जिसमें ड्रिंकिंग के लिए जो हम इंटेंड कर रहे हैं वाटर, ई कोलाई कितना होना चाहिए, 100 ml सैम्पल में डिटेक्ट नहीं होना चाहिए। सब में देखिए यही लिखा हुआ है, 100 ml सैम्पल में डिटेक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ ट्रीटेड वाटर एंटरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी ई कोलाई को देख रहे हैं हम, टोटल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया को देख रहे हैं। ट्रीटेड वाटर इन दी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी ई कोलाई को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है आज का ये ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स। तो इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे यहाँ पे हो जाते हैं ये वाली टेबल दी हुई थी, टेबल 2, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टेबल 1 भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से कलर, pH और हमें टर्बिडिटी और टोटल सॉलिड ये याद रखना है, और pH इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है 6.5 से 8.5। वैसे यहाँ पर भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, उन सबको ध्यान में रखना है। और टॉक्सिक सब्सटेंसेस में से भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैडमियम, मरकरी, लेड और हाँ आर्सेनिक। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वैसे हमें देखना सब है। तो आई होप आप आज का लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहेगा। थैंक यू।